इनिशियली हमने 4 करोड़ रुपए इसके लिए रखा है। सपोर्ट करें ताकि सहारा अपनी एक्टिविटीज़ का आगाज़ बड़े तरीके से कर सके। मैं अपने डोनर से रिक्वेस्ट करूँगा कि बिला ताख़ीर सामने आ जाए। दुनिया के मैप के ऊपर पाकिस्तान उन पहले 5 ममालिक में जो मोस्ट वल्नरेबल टू डिज़ास्टर्स हैं। हमारी फेडरल हुकूमत है, आपको पता ही है कि वो तो बूट पहन के सैलाब में जाकर तस्वीर बनाने को तरजीह देती है। पूरी कौम को इसमें यकजा होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म अगर छतरी अपने हाथ से पकड़ के अगर किसी और को पकड़ा के वोट कम मिलते हैं, वो खुद पकड़ें तो उसके वोट ज़्यादा हैं। सेंसिटाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है। शाहिद अफरीदी का स्टेप बहुत अच्छा है, इस पर कई गुना हमारी सपोर्ट बढ़ गई और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे एक एतमाद की फ़िज़ा है IFRC में कि अभी जो हिलाल अहमर का जो चेयरमैन है वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, वो एक सोशल वर्कर है। हालात जितने नज़र आ रहे हैं इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे हालात हैं और लोग वहाँ पे मर भी रहे हैं और बेघर भी हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व आले सय्यिदना मुहम्मद व बारक वसल्लम अलैह। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट की जानिब से ऑर्गेनाइज़ हमने किया और आपका शुक्रिया कि शॉर्ट से नोटिस पे सब लोग तशरीफ़ लाएँ। इस वक्त मुल्क की सूरत हाल जो है वो सैलाब के हवाले से सबके इल्म में है कि नशेबी इलाकों में सैलाब है और बहुत सारे लोग जहाँ से जा चुके हैं, मकान ख़त्म हो चुके हैं, सफ़ा हस्ती से मिट चुके हैं। जनूबी पंजाब देखें तो मुतासर है, बलूचिस्तान मुतासर है, KPK मुतासर है, गिलगित बल्तिस्तान मुतासर है, कोहिस्तान मुतासर है। सो बहुत सारे इलाके ज़ेरे अब मज़ीद आने की जो है वो पेशन गोई भी की गई है। अल्लाह ताला महफूज रखे। सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट जहाँ हमने हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और कैंसर हॉस्पिटल बनाया, वहाँ हमने कुदरती आफात में भी हमेशा कोशिश की कि हम साथ दें। 2005 के ज़लज़ले में हमने हज़ारों घर वहाँ पे बनाए। पहले तो रेस्क्यू और रिलीफ एक्टिविटीज़ में सहारा के मेडिकल कैंप्स वहाँ पे लगाए गए। हमारे लोग वहाँ पे जाके मेहनत करते रहे। लोगों तक हमने फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स वगैरह हमने चीज़ें पहुँचाई वहाँ पे। उसके अलावा उसके बाद जब ज़लज़ला सैलाब आया तो हमने जनूबी पंजाब के अंदर 1300 पक्के घर बना के दिए और चूँकि वहाँ कच्चे घर होते हैं और सैलाब से वो बह जाते हैं और हज़ारों टन राशन और चीज़ें प्रोवाइड की हैं। अब चूँकि हमारे पास सहारा के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म रेड क्रेसेंट का भी है, मैं उसका भी आपको छोटा सा बताऊँगा। मैं उसको मुख्तसर रखने जा रहा हूँ। सहारा का पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इस बार हमेशा की तरह सहारा ने इस तरह भी कर सकते हैं कि रेड क्रेसेंट के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि हमने बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में जो अपनी एक्टिविटीज़ का आगाज़ कर दिया गया है। इनिशियली हमने 4 करोड़ रुपए इसके लिए रखा है और बलूचिस्तान में 4 डिस्ट्रिक्ट्स जिसमें पशीन, किला सैफुल्ला जो है, क्वेटा जो है ये शामिल है और खैबर पख्तूनख्वा में टांक और करक के अजला हैं जो इसमें शामिल हैं। फिर चित्राल में PRCS जो है अपनी एमरजेंसी शेल्टर्स जो है और NFIs हम कहते हैं नॉन फूड आइटम, जिसके अंदर आपकी शीट्स होती हैं जो आपको आर्जी शेल्टर देती हैं, जिसमें कंबल होते हैं, जिसमें यूटेंसिल्स बर्तन होते हैं, जिसमें ब्लैंकेट्स होते हैं, इस तरह की चीज़ें। लालटेन हो गई जो आपकी रोज़मर्रा की ज़रूरत की अशिया हैं और फिर साथ साथ फूड आइटम्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। कोहिस्तान में भी इसी तरह और गिलगित बल्तिस्तान में भी मेडिकल कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं, नॉन फूड आइटम्स भी जो है वो दिए जा रहे हैं और ये सब जो है ये उसके ताउन से, जिसे IFRC इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट जो है उसके ताउन से ये किया जाता है। ये अल्लाह का शुक्र है, जब से मैंने ये सीट संभाली हिलाल अहमर वाली, इस पर कई गुना हमारी सपोर्ट बढ़ गई और उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे एक एतमाद की फ़िज़ा है IFRC में कि अभी जो हिलाल अहमर का जो चेयरमैन है वो एक फिलैंथ्रोपिस्ट है, वो एक सोशल वर्कर है, तो ये इसको पैसे दो, ये लगा देगा। इससे पहले ज़रा लोग शर्माते थे देने में, तो अभी हमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी सपोर्ट उनकी तरफ से आ रही है और हम बड़े पैमाने पे जो है वो लगा रहे हैं। मैं मेजर इसरारुल हक से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पाकिस्तान के अंदर सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट की जानिब से जो होने वाली एक्टिविटीज़ हैं उनका ज़रा क्विकली बता दें। और आखिर पे मैं ये रिक्वेस्ट आपसे करूँगा कि ये एक्टिविटीज़ आपके ताउन से ही मुमकिन होती हैं, यानी जितना आप देते रहते हैं उतने फिर हम बड़े स्केल पे जा सकते हैं। सो ये एक नेकी का मौका होता है। मैं समझता हूँ रिस्क जो है वो ये देने से जो है पैसे अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा देता है और जो हमारे बहन भाई मुश्किलात में होते हैं उनकी मदद हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
हमारी टीमें इस वक्त फील्ड में हैं और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो जनूबी पंजाब के अंदर काफ़ी इलाके ऐसे हैं जो अंडर वाटर हैं और कई देहात बह गए हैं। वहाँ पे ना खाने की चीज़ें अवेलेबल हैं, ना कोई शेल्टर अवेलेबल है। तो इसलिए हमने इमीडिएटली अपने पास से 1 करोड़ रुपए का फ़ंड मुख्तस किया है। इस फंड के को इस्तेमाल करते हुए राशन और टेंट हम वहाँ मुहैया करेंगे। 2 एरिया हमने अभी इमीडिएटली जो है एयर मार्क किए हैं, बलूचिस्तान का एरिया है और जनूबी पंजाब का एरिया है। लेकिन ये फ़ंड जो हमने अपने पास से मुख्तस किया है, क्योंकि हमारे पास जो फ़ंड होता है वो लोग जब देते हैं तो वो मखसूस काम के लिए देते हैं। तो हॉस्पिटल के लिए जो फ़ंड दिया होता है इसको हम लोन लेके इस काम पे लगाएंगे और लोगों से अपील करेंगे कि इसमें वो चिप इन करें और अपना हिस्सा डालें। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद भी यही है कि लोगों को बताया जाए कि हालात जितने नज़र आ रहे हैं इतने अच्छे नहीं हैं, बहुत बुरे हालात हैं और लोग वहाँ पे मर भी रहे हैं और बेघर भी हो रहे हैं। पाकिस्तानी जहाँ जहाँ बसते हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बाहर, हम उनसे अपील भी कर रहे हैं कि वो आगे आएँ, हमारा साथ दें ताकि हम उन लोगों को मदद कर सकें। हमारा प्लान ये है कि हम अगले महीने इस महीने के अंदर जो है एटलीस्ट 10 करोड़ तक की रिलीफ एक्टिविटीज़ करें। उसके बाद जो घर लोगों के गिर चुके हैं वो अगली फ़ेज़ में रिहेबिलिटेशन की तरफ भी ज़रूर जाएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो फेज़ है ये हमारा उनको खाना पहुंचाना है, उनको शेल्टर पहुंचाना है। तो इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम इसको आगे लेके भी चलेंगे। और मैं साथ साथ ये भी कहता चलूँ क्योंकि हमारे इस मकसद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है, हमारे बेशुमार जो डोनर्स हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कोई एक्टिविटी सहारा शुरू करे तो फिर हम उसके साथ दें। तो मैं उन लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि एक्टिविटी हमारी जानिब से शुरू हो गई है, आप हमेशा की तरह सामने आ जाएं और सपोर्ट करें ताकि सहारा अपनी एक्टिविटीज़ का आगाज़ बड़े तरीके से कर सके। और हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया और माशाल्लाह करोड़ों अरबों के काम जो है उन्होंने करवाएं। अगर देखा जाए तो जनूबी पंजाब में 1300 पक्के घर जो अभी तक बने हुए हैं और चल रहे हैं वो किसी वक्त सैलाब की वजह से ही बने थे। और इसी तरह ज़लज़ले के दौरान जो 3500 4000 वहाँ पे फाइबर ग्लास और स्टील स्ट्रक्चर के घर वहाँ पे पहाड़ों पर हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ में बने हुए हैं वो आज तक कायम और दायम हैं और वो चल रहे हैं। सो इसलिए मैं अपने डोनर से रिक्वेस्ट करूँगा कि बिला ताख़ीर सामने आ जाए ताकि हम अपनी एक्टिविटीज़ को जो खुल के और आसानी के साथ जो है वो कर सकें। अपने वॉलंटियर्स को भी हम दरख्वास्त करते हैं कि फ़ौरी तौर पे हमसे रब्ता करें। जिस डिस्ट्रिक्ट में वो बैठे हुए हैं जहाँ पे ज़्यादा इशू है वहाँ की हमें डिमांड्स फ़ौरन बताएं, वहाँ पे रिलीफ एक्टिविटीज़ की जो चाहिए वो हमें बताएं ताकि हम वहाँ तक उनके पास आसानी तक पहुँच सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? पीडीएम ने तो पहले ही अलर्ट कर दिया था, सैलाब तो हर साल इस तरह के कई जाने लेकर जाता है। तो इस दफ़ा लाशें जो गिरी हैं तो अगर पहले ही इंतजाम कर लिए जाते तो ये नौबत ना आती। क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत ही पर्टिनेंट और बड़ा ही दुरुस्त क्वेश्चन किया है। असल में अगर देखा जाए तो दुनिया के मैप के ऊपर पाकिस्तान उन पहले 5 ममालिक में जो मोस्ट वल्नरेबल टू डिज़ास्टर्स हैं, यानी हमें अंदाज़ा है कि हर साल डिज़ास्टर आना है तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर्ड क्यों नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हुकूमतों की जो बिलखसूस अभी हमारी फेडरल हुकूमत है, आपको पता ही है कि वो तो बूट पहन के सैलाब में जाकर तस्वीर बनाने को तरजीह देती है बजाय इसके कि सैलाब आए ही ना। इसका इक़दाम अगर उन्होंने करना होता तो पहले प्रॉपरली बंद बनाए जाते, सिटीज़ को इस तरह से डेवलप किया जाता और उसकी लंबी प्लानिंग होती है। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन दुख है इस बात का कि कभी भी इस तरफ पाकिस्तान में तवज्जो लीडरशिप ने नहीं दी। और ये डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस एक पूरा सब्जेक्ट है, इसके ऊपर तो हम रेड क्रेसेंट के प्लेटफॉर्म से एक यूनिवर्सिटी बनाने का भी सोच रहे हैं कि लोगों को सेंसिटाइज़ किया जाए और अवेयर किया जाए और फिर तालीम दी जाए कि किस तरह से डिज़ास्टर्स को रोकना है। पाकिस्तान अपनी जोग्राफियाई लोकेशन चेंज तो नहीं कर सकता, इसी के अंदर रहते हुए हमने ज़िंदगी गुजारनी है, तो हम उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। और बिलखसूस जब ईस्ट में भारत बैठा हो जो बगैर बताए आपका पानी छोड़ दे तो उसको भी एक हथियार यूज़ करे, तो मैं समझता हूँ बड़े सारे फ्रंट्स पे हमें मुकाबला करना पड़ेगा और पूरी कौम को इसमें यकजा होना पड़ेगा और अपने अच्छे और बुरे की तमीज़ करनी पड़ेगी कि कहीं पे अगर डैम की ज़रूरत है तो हम वहाँ पॉलिटिक्स को बीच में ना लाएं, वहाँ डैम बनाएं
تاکہ اس ڈیم کی وجہ سے وہ پانی جو پیچھے سے آتا ہے اس کو ہم روک سکیں اور وقت آنے پہ اس کو ہم آگے نکال سکیں. ہم سب نے اب اس دیش کو انفارچونیٹلی خراب کرنے میں اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے. اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ہم سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا پڑے گا، جس میں قوم بھی شامل ہے، ادارے بھی شامل ہیں اور حکومتیں بھی شامل ہیں. ایک چیز بتائیں، آج پرائم منسٹر بھی گئے ہیں بلوچستان، موجود ہیں ابھی بھی، اور شاہد افریدی نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی کل سے ریلیف کے کاموں میں خود سے حصہ لینے جا رہے ہیں. تو آپ کی طرف سے بھی آپ ذاتی طور پہ بھی ان علاقوں میں جائیں گے؟ دیکھو میں ایک چیز بتا دوں آپ کو، ذاتی طور پہ جانا جو ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ دکھانا چاہتے ہیں. معذرت کے ساتھ میں یہ نہیں کہ یہ آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے پورے پاکستان میں نہیں جا سکتے ہر جگہ. ہم نے دیکھنا ہے ہماری ریلیف ایکٹیویٹیز پہنچ رہی ہیں یا نہیں پہنچ رہی. وزیر اعظم اگر چھتری اپنے ہاتھ سے پکڑ کے اگر اس کسی اور کو پکڑا کے ووٹ کم ملتے ہیں، وہ خود پکڑیں تو اس کے ووٹ زیادہ ہیں، وہ کیمرہ آن ہو جاتا ہے، وہ چیزیں آگے چلتی ہیں. یہ انفارچونیٹلی ابھی وہ دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ کون جو ہے وہ شو آف کرنا چاہتا ہے. سینسٹائز کرنا بڑا ضروری ہے. شاہد افریدی کا سٹیپ بہت اچھا ہے، لوگوں کی داد رسی کے لیے جانا چاہیے، اویئرنیس ہوتی ہے، ورنہ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا میگنیچیوڈ کیا ہے سیلاب کا. اس طرح ادھر بیٹھے ہوئے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ میگنیچیوڈ کیا ہے. اس کی نیوز جتنی چلیں، جتنی انفارمیشن آئے. اب میں تو پرسوں بھی اس کے اوپر ہی میٹنگ کر کے آیا ہوں نیشنل ہیڈ کوارٹر کے اندر. ہماری 7 برانچز ہیں پورے پاکستان کے اندر، اور وہ ان میں سے مختلف برانچز میں کام ہو رہا ہے. ان کو ہم ڈائریکٹ کر رہے ہیں وہاں بیٹھ کے کہ کیا کیا کرنا ہے. نیشنل ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے ہم انٹرنیشنل فنڈنگ کا ارینج بھی کر رہے ہیں. سو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جانا بھی ضروری ہے، داد رسی ہوتی ہے، لیکن وہ انفارچونیٹلی ایک زیادہ کیمرے والا عمل ہو جاتا ہے. وہ جو اگر آپ نے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ دیکھنا ہے تو آپ کو جو چیز کرنی ہے جس کا کوئی گراؤنڈ پہ فائدہ ہے اور اللہ آپ کو اس کا اجر دیتا ہے، وہ ہم کر رہے ہیں اپنے طور. سر یہ رہنمائی فرما دیں کہ 11 مہینے جو ہے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بھارت نے پانی روک دیا پاکستان کا، 12ویں مہینے کہتے ہیں جی پانی چھوڑ دیا انہوں نے. یعنی کالا باغ ڈیم، آپ کی 4 سال حکومت رہی ہے، کالا باغ ڈیم جیسے منصوبے جو ہے یہ حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے مکمل نہیں ہو سکے. اس کے متعلق بتا دیں. میں وہی عرض کی تھی، میں نے وہ بات ذرا کنولیوٹڈ طریقے سے کی تھی، آپ نے کھل کر دی ہے. بات یہ ہے کہ میں نے اس میں 3-4 چیزوں کا ذکر کیا. ایک عوام کا بھی ذکر کیا، حکومتوں کا بھی ذکر کیا، اداروں کا بھی. یہ ہم سب لوگوں نے، میں نے عرض کیا نا کہ پولیٹکس کی نظر ہو جاتے ہیں اس طرح کے منصوبے. عوام کو بھی ہاتھ بٹانا چاہیے، ان کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ ریسرچ کریں کہ ہمارا علاقہ سیلاب کی زد میں نہیں آئے گا اگر یہ ڈیم یہاں پہ بن جائے گا. ان لوگوں کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے فرام سم پولیٹیکل پارٹیز. ہم تو پاکستان کی بات کریں گے اور اس میں ضرور سٹیپس ہونے چاہیے. جو بھی حکومت آئے، میں تو کہتا ہوں اگلی طرف حکومت آتی ہے، میں خان صاحب کہتا ہوں مجھے لگتا ہے بہت بڑا مینڈیٹ آئے گا. میں کہتا ہوں دلیر ہو کے آپ یہ ڈیمز اناؤنس کریں اور اس کی جو پولیٹیکل چیزیں ہیں، ذہن میں لوگوں کے خدشات ہیں، ان کو دور کیا جائے تاکہ یہ اس کا روز کا جو سیلاب ہے سے جان چھوٹے ہماری. جی ہاں، وہ بڑا فیزیبل وائبل پروجیکٹ ہے. ہم نے سائنٹیفکلی اس کو دیکھا ہوا ہے، ہم نے انجینئر سے بات کی ہوئی ہے. وہ صرف اور صرف پالیٹکس کی نظر ہوا ہے. بات کرتا ہے کوئی چیز پریکٹس کیے بغیر کاٹنے مارنے کی عادت ہے. آپ کالا باغ کی بات کر رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ کالا باغ کا اعلان کرنے سے پہلے اس کے حوالے سے آگاہی دینی ضروری ہے؟ میں ہر چیز کے بارے میں آگاہی دینی ضرور. جو ہماری چیزوں کے بارے میں کم علمی ہے وہ ہماری رستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. وہ مذہب کا معاملہ ہو، وہ کوئی اور معاملہ ہو. پاکستانی قوم، میں تو میرا مخاطب ہمیشہ پاکستانی قوم رہی ہے. اس سے اچھی قوم بھی کوئی نہیں ہے میں بتاؤں، اور اس سے خطرناک قوم بھی کوئی نہیں ہے جو ایک دم سے مارنے مرنے پہ بھی آ جاتی ہے. لیکن کوالٹیز بہت ساری ہیں کہ میں دنیا میں پھرتا ہوں، ان کو اگر سٹریم لائن کر دیا جائے تو اس سے بڑی اتھری قوم ہے یہ. اسی لیے میں نے کسی زمانے میں کہا تھا اتھری گھوڑی کسی کو ہاتھ نہیں رکھنے دیتی اوپر، لیکن جب اس کو سوار مل جاتا ہے نا تو وہ اس سے پھر وہ کسی کو قریب بھی آنے دیتی، وہ ریس جیتتی ہے. پاکستانی قوم ایک اتھری گھوڑی ہے، اس کو ایک اتھرا لیڈر چاہیے، اور وہ عمران خان کی صورت میں مل گیا ہے. اس کو ضائع نہیں کرنا. اب وہ جب اس کے اوپر آ کے بیٹھ جائے گا انشاءاللہ تو یہ ریس ضرور جیتے گی اور دنیا کے اندر اپنا مقام پیدا کرے گی. آپ کو بہت بہت شکریہ.